हेलो गाइस। ये बिटकॉइन फोर्क क्या होता है? और ये बिटकॉइन फोर्क कितने टाइप के होते हैं? और ऐसा क्यों करना पड़ता है जो हमें बिटकॉइन के फोर्क करने पड़ते हैं? और इसका हमारे क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? वेल, आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में डिस्कवर करेंगे। इस वीडियो में जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा: व्हाट इज़ बिटकॉइन फोर्क, टाइप्स ऑफ बिटकॉइन फोर्क्स, रीज़न फॉर फोर्क्स और बिटकॉइन फोर्क्स के एग्जांपल्स, उसके इम्पैक्ट अपने इकोसिस्टम पे और उसके कंसिडरेशन फॉर पार्टिसिपेंट्स, उसके रेगुलेटरी एंड लीगल इम्प्लिकेशंस एंड उसके चैलेंजेस। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और ये इनसाइट्स आप और लोगों से भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से। ये नॉलेज उन तक भी जाएगी। वेल गाइस, अब जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ग्रेट। गाइस, ये बिटकॉइन फोक होता क्या है? अ बिटकॉइन फोक अकर्स व्हेन द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल ऑफ द बिटकॉइन ब्लॉकचेन is updated or modified, resulting in a divergence from the original blockchain and the creation of a new chain with different rules. So guys, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कम्युनिटी के लिए? क्योंकि फोक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एवोल्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ द बिटकॉइन नेटवर्क, enabling protocol upgrades, scalability improvements and community driven innovations. जो भी इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके हिसाब से ये मॉडिफिकेशंस जब भी किए जाते हैं और उससे फिर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब नई चेन पे डिफरेंट रूल के हिसाब से चलने लग जाती हैं। राइट। गाइस, ये बिटकॉइन की फोक जो है वो दो टाइप की होती हैं। वन इज़ सॉफ्ट फोक एंड द सेकंड वन इज़ हार्ड फोक। सॉफ्ट फोक क्या होती है? अ सॉफ्ट फोक is a backward compatible upgrade to the Bitcoin protocol where new rules are implemented that are compatible with the existing consensus rules. Nodes that do not upgrade continue to recognize the new blocks as valid. सॉफ्ट फोक ये है जो अपने पुराने एग्जिस्टिंग कंसेंसस रूल्स से ही चल रही होती हैं, उसके साथ कंपैटिबल होती हैं। दैट्स अ सॉफ्ट फोक। और हार्ड फोक क्या होती है? इट इज़ अ नॉन बैकवर्ड कंपैटिबल अपग्रेड टू द बिटकॉइन प्रोटोकॉल रिजल्टिंग इन अ परमानेंट डाइवर्जेंस फ्रॉम द ओरिजिनल ब्लॉकचेन. Nodes that do not upgrade may continue to follow the old rules, creating a split in the network. ये पुराने उससे फॉलो नहीं करता है तो इसमें बिल्कुल डाइवर्जेंस हो जाती है, ये अपनी अलग ही नेटवर्क में स्प्लिट हो जाता है। अब गाइस, इसके रीज़न समझते हैं, रीजंस क्यों हमें करने पड़ते हैं फोक। तो फर्स्ट वन इज स्केलिंग सॉल्यूशंस. Forks may occur to implement scaling solutions aimed at increasing transactions throughput and network capacity, such as larger block sizes or off-chain scaling solutions. Guys, जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होने लग जाती है तो उसमें लैगिंग की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ये स्केलिंग सॉल्यूशंस के लिए ही फोक किया जाता है. द सेकेंड वन इज़ गवर्नेंस डिस्प्यूट्स. Forks can arise from disagreements within the Bitcoin community over protocol changes, consensus rules और the direction of development. तो अगर बिटकॉइन कम्युनिटी में भी अगर डिसएग्रीमेंट्स हैं प्रोटोकॉल के चेंजेस को लेके तब भी होता है. द थर्ड वन इज़ इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो फोक्स enable experimentation with new features, consensus mechanisms or governance models that may not be feasible on the main blockchain network. ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए नए फीचर्स, नए एल्गोरिदम्स, कंसेंसस मैकेनिज़म्स को भी अप्लाई करने के लिए ये चीज़ किया जाता है.
गाइस हम अब थोड़े जो पहले जो बिटकॉइन फोक्स हुए हैं उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जैसे जो सबसे पहले हुआ था वो था अगस्त फर्स्ट को 2017 में, वो था बिटकॉइन कैश, BCH। अब इसका रीज़न था डिसएग्रीमेंट्स विद द बिटकॉइन कम्युनिटी रिगार्डिंग द स्केलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क एंड द ब्लॉक साइज लिमिट। अब इसमें क्या क्या की चेंजेस हुए थे? बिटकॉइन कैश इंक्रीज द ब्लॉक साइज लिमिट फ्रॉम 1 मेगाबाइट्स टू 8 मेगाबाइट्स। सो इसमें साइज, ब्लॉक साइज भी बढ़ गया, अलाउइंग मोर ट्रांजैक्शंस पर ब्लॉक एंड फास्टर ट्रांजैक्शन कॉन्फर्मेशन टाइम्स। सो ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड हुआ था यहाँ पे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? बिटकॉइन कैश एम्ड टू एड्रेस स्केलेबिलिटी इश्यूज and provide a more efficient payment system, but it also led to controversy and debates within the Bitcoin community. अब इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, दोनों हुआ। अब एक्सपेरिमेंट भी करना था, ब्लॉक साइज़ बढ़ाया 1 MB से 8 MB, और फास्टर ट्रांजैक्शंस भी हो गई थी, लेकिन कम्युनिटी में डबल साइडेड व्यू पॉइंट्स थे इससे लेके। जो नेक्स्ट जो हुआ था वो हुआ था बिटकॉइन BSV। इसको बिटकॉइन सतोशी विजन भी बोलते हैं। ये हुआ था नवंबर 15, 2018 में। इसका रीज़न था डिसएग्रीमेंट ओवर द डायरेक्शन ऑफ बिटकॉइन कैश, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द प्रोटोकॉल्स रोड मैप, ब्लॉक साइज एंड डेवलपर कंट्रोल। तो इसमें जो की चेंजेस किए गए थे, तो it was to store the original Bitcoin protocol as outlined in the Bitcoin white paper by increasing the block size to 128 megabytes and removing certain protocol changes introduced by Bitcoin Cash. So जो पिछला जो फोक हुआ था उसी से रिलेटेड उसके कुछ चेंजेस को, प्रोटोकॉल को चेंजेस किए गए थे और ब्लॉक साइज़ को इंक्रीज़ किया गया था 128 मेगाबाइट्स पे। अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? बिटकॉइन SV हैज़ बीन सपोर्टेड बाय अ फैक्शन ऑफ द बिटकॉइन कम्युनिटी led by Craig White and Calvin Knight, but it has also faced criticism and controversy within the broader community. तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हमें दोनों देखने को मिले। जो थर्ड हमारा फोर्क हमें देखने को मिला था वो था बिटकॉइन गोल्ड। ये हुआ था हमारा 24 अक्टूबर 2017 में। इसका रीज़न था कंसर्न्स अबाउट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ बिटकॉइन माइनिंग, स्पेसिफिकली द डोमिनेंस ऑफ ASIC जो माइनर होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट माइनर्स, उनकी जो डोमिनेंस है, इस वजह से ये चीज़ की गई थी। कि इसके चेंजेस जो थे, बिटकॉइन गोल्ड इम्प्लीमेंटेड अ न्यू प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम called Equihash, which is ASIC resistant and is intended to be mined using GPU, graphic processing unit hardware. So जो पहले जो हमारा एल्गोरिथम था प्रूफ ऑफ वर्क, अब ये GPUs से भी होने लग गया था। इसका इम्पैक्ट क्या था? बिटकॉइन गोल्ड एम्ड टू डेमोक्राइज mining by making it more accessible to individual miners with GPU hardware, but its adoption and market value has been relatively lower compared to other Bitcoin forks. अब ये जो GPU हार्डवेयर है उस पर एनेबल हो गया था, उससे इंडिविजुअल माइनर्स भी कर सकते थे, लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो बाकी फोक से देखें तो बहुत ही कम थी इसकी वैल्यू। अब गाइस इसके हम थोड़े इम्पैक्ट्स भी समझते हैं इकोसिस्टम पे क्या हुए। एक तो मार्केट डायनेमिक्स, folks can influence market sentiment and price volatility as investors react to the creation of new tokens and the potential impact on the value of existing holdings. तो बहुत ज़्यादा मार्केट के सेंटिमेंट्स में भी हमें चेंज देखने को मिलता है, वोलेटाइल हो जाता है एसेट, और जो नया टोकन आया है उसकी वैल्यू क्या होगी, पुरानी होल्डिंग्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट इसका पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिटी फ्रैगमेंटेशन. Forks may lead to community fragmentation with supporters of different chains advocating for their preferred vision or version for Bitcoin. तो अब इसमें हमारे व्यूज़
कम्युनिटी में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसमें फिर कम्युनिटी के फ्रैगमेंटेशन होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं. नेक्स्ट impact is network security. So forks can impact network security and hash rate distribution, as miners may choose to allocate resources to the most profitable chain and pursue mining opportunities on multiple chains. अब इसमें माइनर्स भी अपने हिसाब से, क्योंकि इनको भी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो जो ज़्यादा हैश रेट जहाँ पे वो मिलेगा, जहाँ उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी सही होगी, वहीं पे वो शिफ्ट हो सकते हैं. अब माइनिंग से रिलेटेड गाइस मैंने एक डिटेल में एक वीडियो बनाई है, अगर आपको जानना है तो आप ऊपर दिए आई बटन पे आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं. अब गाइस अब हम समझते हैं कंसिडरेशंस जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए. तो फर्स्ट वन इज़ नेटवर्क कंसेंसस. So participants should be aware of consensus rules and network governance mechanisms when participating in a fork, as adherence to these consensus rules determines the validity of transactions and blocks. तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलग अलग कंसेंसस मैकेनिज्म इसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सा यूज़ होने वाला है, क्या चेंजेस हैं. ओके. द नेक्स्ट इज़ रिस्क मैनेजमेंट. So forks carry inherent risks, including the potential for network instability, replay attacks, and loss of funds, requiring participants to exercise caution and implement risk management strategies. So अब इसमें रिस्क भी होता है, काफ़ी अटैक्स भी हो सकते हैं, रीप्ले अटैक्स या फंड्स पे लॉस भी हो सकता है. तो ये सब बड़े ध्यान से जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब ध्यान से उनको करना चाहिए. अब इसमें कुछ रेगुलेटरी और लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं, जैसे फोक्स में रेज रेगुलेटरी एंड लीगल क्वेश्चंस रिलेटेड टू टैक्स ट्रीटमेंट, सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, नेसेसरी क्लैरिटी एंड गाइडेंस फॉर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. सो इसमें टैक्स को कैसे, नई जो फोक बनी है, नया टोकन, अब उस पर काफ़ी चीज़ों में ये उससे इम्पैक्ट कर सकता है. लीगल कंसिडरेशंस भी हैं, पार्टिसिपेंट्स को लीगल इम्प्लीकेशंस भी देखने हैं, जो भी अगर लायबल हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से. अब गाइस अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो बिटकॉइन फोक्स रिप्रेजेंट एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ बिटकॉइन इकोसिस्टम, एनेबलिंग एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन एंड अडेप्शन टू चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स. तो अब चेंजेस होते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करने का इससे मौका मिलता है. तो ये फ्यूचर आउटलुक अगर हम देखें तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे फोक्स में फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू कम्युनिटी कंसेंसस, नेटवर्क सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी जिसकी हमने बात करी थी, एंड रेगुलेटरी स्क्रूटनी रिक्वायरिंग कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू एड्रेस एंड ओवरकम. सो इसमें सबको साथ में मिलके हर चीज़ की प्रॉब्लम्स को पॉइंट करके तभी काम करना चाहिए. वेल, बिटकॉइन फोक्स आर इंटीग्रल टू द ऑनगोइंग एवोल्यूशन एंड अडेप्शन ऑफ द बिटकॉइन इकोसिस्टम. तो ये जब भी होती है बस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जो मैंने आपको बताई. वैसे ये एक मौका होता है, जो भी पुराना, जो भी कंसेंसस में, एल्गोरिदम्स में जो भी चीज़ें रह गई हैं, नए एक्सपेरिमेंटेशंस उसके लिए. ग्रेट. सो गाइस आज हमने बिटकॉइन फोक के बारे में समझा, उसके टाइप्स, सॉफ्ट एंड हार्ड फोक, और क्या क्या रीज़न्स हैं, क्यों करना पड़ता है, क्या हमें चेंजेस एक्सपेरिमेंटेशंस की वजह से भी हमें करना पड़ता है, और कितने हमने एग्जांपल्स भी देखे, तीनों एग्जांपल्स जो पहले हुए हैं. अभी आगे का तो पता नहीं है अभी करंटली कि कब कोई फोक होगी, लेकिन पिछले उसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो कम्युनिटी के जो व्यू पॉइंट थे वो पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे. तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चैलेंजेस जो चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उनको बेसिक व्यू पॉइंट यही होता है कि उन चीज़ों को, चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ की जाती है, लेकिन कई बार वो चीज़ उस हिसाब से नहीं चलती है. वेल गाइस, आपको इस वीडियो में जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा.
आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब भी करें और लोगों से भी शेयर कीजिए ये इनसाइट्स, उनको इससे नॉलेज मिलेगी. वेल गाइस, दैट्स ऑल फॉर मी टुडे. You have a lovely time. Cheers.